हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का आज के इस बेहतरीन सेशन में डिस्कस करेंगे, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से। बच्चा पीछे से हम थ्योरी क्लास को लेकर के आ रहे हैं, साथ साथ में थ्योरी के साथ में भी हर चैप्टर को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक आपका अभी भी बिना क्लियर है, जो क्लियर नहीं कर पाए आप, वो सारे के सारे हम थ्योरी क्लास में भी क्लियर कर लेंगे। तो आज के इस बेहतरीन सेशन का आगाज कर दिया जाए, उससे पहले के पहले सारे के सारे बच्चे आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अंगूठे में किसी के भी कोई पेन नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा लाडले, बहुत शानदार तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, नेवी एसएसआर 2025, लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आज के इस बेहतरीन सेशन का आगाज कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस सेशन के अंदर देखो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है सबके लिए, एक खुराक का काम करेगा। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जरूर देख पा रहे होंगे। चलो डिस्कस करते हैं इनके ऑप्शन के ऊपर। मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल साहब ने, ठीक है साहब। सेकंड क्या कह रहा है कि वंशावली अभिलेख रखे थे, अपने संकरण में एक लक्षण को एक बार में लिया, या फिर द ऑप्शन कहना चाहता कि उपयुक्त सभी होगा। आप यहां पर किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, किसको लॉक करने वाले हैं, पहला ही धमाका आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बच्चों देखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड क्लास के लिए तो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा यदि मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो 2016 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। देखो बच्चा ध्यान देना, मटर के पौधे का चयन किया था, बिल्कुल। अब बच्चों पकड़ लेना कि वो मटर कैसा मटर था, तो मैं यहां पर आपको स्पष्ट बता देता हूं। वो मटर कैसा मटर था? उद्यान मटर, और उसका वानस्पतिक नाम रखा गया था पाइसम सेटाइवम। याद रखना भाई, जो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था उसका वानस्पतिक नाम क्या था? पाइसम सेटाइवम था। अब देखो काम की बात, इसकी सफलता का राज वंशावली अभिलेख भी था। बिल्कुल मेंडल एक ऐसा वैज्ञानिक था। एक काम की बात और, मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं था, पादरी के पद पर काम कर रहा था, एक चर्च में एक मठ में पादरी के पद पर काम कर रहा था। लेकिन मेंडल क्या काम करता है? अपने प्रयोग में गणितीय सांख्यिकी को काम में लेता है, वंशावली विश्लेषण का ज्यादा प्रयोग करता है, और वो उसकी सफलता की आधारशिला बन जाती है बच्चा। तो यहां पर अपने पास में बे ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अपने संकरण में केवल एक लक्षण की वंशागति को लेकर के आगे बढ़ता है। डेफिनेटली देखो वो क्या काम करता है, एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करता है। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार से अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया मेरे लाडले, वो आपके सामने कौन सा ऑप्शन हो गया? द ऑप्शन। बिल्कुल एक मसाला आपके सामने रखा गया। इसी सीक्वेंस को जारी करते हैं और आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वही लाडला दे पाएगा जो बिल्कुल एनसीईआरटी को डीप पढ़ पा रहा है। बेटा ध्यान देना, मादा विषम युग्मकता निम्न में से किस में पाई जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ड्रोसोफिला में है, मनुष्य में है, पक्षियों में है, या फिर द ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं है। नन ऑफ दीज, यहां आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन देख पा रहे हो आप। मादा विषम युग्मता, यानी यहां पर किसकी बात कर रहा है अगला, कि मतलब फीमेल के अंदर गेमेट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, क्या वो ड्रोसोफिला के अंदर हैं, क्या मनुष्य के अंदर है, क्या पक्षियों के अंदर है? बच्चों देखो ध्यान रखना, यहां पर आपको किस ऑप्शन के पास में जाना होगा? स ऑप्शन के पास में जाना होगा। अब काम की बात मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है पक्षियों के अंदर, यदि लिंग निर्धारण की बात करें तो आप रट्टा लगा लेना, ZZZW लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। बिल्कुल है ना। देखो और ये जो ZZ है ये किसके अंदर पाया जाता है? नर के अंदर, और ZW किसके अंदर पाया जाता है? मादा के अंदर। अब आप मेरे लाडले इस मादा के लिंग गुणसूत्र को देख सकते हैं, जो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। अतः स्पष्ट है कि जो मादा विषम युग्मता होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है? पक्षियों के अंदर देखने को मिलती है। क्या आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल देखो एक और धमाका आपके सामने। अब देखो बच्चा क्या कहना चाहता है, अक्ष ओ, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार तरीके का यहां पर निरूपण किया गया है। अक्ष ओ प्रकार की लिंग निर्धारण क्रिया पाई जाती है। सेक्स डिटरमाइनेशन की बात कर रहा है अगला, और किस प्रकार का डिटरमाइनेशन बताना चाहता है हमें? अक्ष ओ प्रकार का। बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कीटों में होता है, ब में कह रहा है कि मनुष्य में है, और स में कह रहा है पक्षियों में है, और द में कह रहा है कि उपरुक्त सभी है।
क्या मैं चला जाऊं दे ऑप्शन के पास में, क्या लॉक कर दूं मैं? आप यहां किसको लॉक करने वाले हैं? आपके सामने आपकी खोपड़ी को हिला देने वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। डीप लाइन यदि पढ़ पा रहे हैं तो बिल्कुल मेरे लाडले आप यहां पर करेक्ट आंसर तक जाने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं। बताओ किसके पास में जाऊं मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों याद रखना, यहां पर अपने पास में द ऑप्शन नहीं, कतई नहीं होगा। यहां पर हमें किसके पास में जाना होगा? ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। अर्थात एक साइंटिस्ट आ गया था जिसका नाम था हेकिंग। जिसका नाम क्या था? हेकिंग। और हेकिंग ने क्या काम किया था बच्चों? कीटों के अंदर यानी कीटों में XO प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली की खोज की थी। तो यहां पर अपने पास में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मेरे लाडले ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से मेंडलीय विकार कौन सा है? आपको ऐसा विकार, ऐसी डिजीज, ऐसी असामान्यता, ऐसी अबनॉर्मलिटीज को ढूंढना है जो मेंडल के अनुसार होती है। देखो विकार दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्रीय विकार और मेंडलीय विकार। मैं मेंडलीय विकार की बात करना चाहता हूं। क्या हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वर्णांधता है, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर द ऑप्शन उपरोक्त सभी है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे हैं। बताओ मैं यहां किस ऑप्शन को लॉक कर दूं मेरे लाडली? वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल डाले ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे। यहां पर हमें द ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी सारे के सारे कैसे विकार हैं? मेंडल के विकार हैं। अब देखो बच्चों यहां पर एक शानदार सा कहानी क्या कहना चाहता है? वर्णांधता की बात कर रहे हैं। वर्णांधता लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है, लिंग क्रोमोसोम लग्न प्रभावी विकार है, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों ही नहीं? यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? बच्चा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया, और इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर देने वाला मेरा लाडला डेफिनेटली इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार देख पा रहे मेरे लाडले। यहां पर देखो बच्चों याद रखना, वर्णांधता की जब जब बात आएगी, वर्णांधता की जब जब बात आएगी तो आपको किसके पास में जाना होगा? ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। लिंग सहलगन अप्रभावी विकार यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बात समझ पाया? और काम की बात सुन लो, इस वर्णांधता की जो जीन होती है, वर्णांधता की जो जीन होती है वो किसके ऊपर पाई जाती है? वर्णांधता की जीन अक्ष गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है। और मेरे लाडले ध्यान देना, इस वर्णांधता की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर जो माता है वो क्या होती है? वाहक होती है साहब। क्या होती है? वाहक होती है। और इसके अंदर जो पिता है या पुत्र है, यानी पिता क्या हो जाता है? इसके अंदर ग्रसित हो जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको कि इस डिजीज के अंदर, इसे डिजीज के अंदर बात करते हैं तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि महिला यहां पर किसका काम करेगी? वाहक का, और पुरुष यहां पर क्या हो जाएगा? ग्रसित। सर जी ऐसा क्यों? तो देखो काम की बात कर लेते हैं। यहां पर जब मैं इसका बनाना चाहूं फ्रेम शिफ्ट, तो देखो अपने पास में दो प्रकार का फ्रेम शिफ्ट मैंने यहां पर आपके सामने बना दिया। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि मादा के अंदर गुणसूत्र स्वरूप क्या होता है? अक्ष अक्ष। यदि एक अक्ष के ऊपर उसकी जीन आ रही है, इसका मतलब वो महिला कैसी होगी? वाहक। जबकि पुरुष में तो एक ही अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है और उसके ऊपर भी उसकी अप्रभावी जीन आ रही है, इसका मतलब वो यहां पर क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा। बिल्कुल धमाका आपके सामने। अब लाडले ध्यान देना, गुणसूत्र की 2n-1, देखो यहां पर टाइपिंग मिस प्रिंट है तो आपको अच्छे से सुधार लेना है। 2-1 अवस्था किसको रिप्रेजेंट करती है? बच्चा ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है मोनोसोमी, 2 नंबर में कह रहा कि नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ये 4 ऑप्शन आप आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बच्चों यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? कर दो एक धमाका, लॉक कर दो मेरे लाडले। यहां पर पूरी की पूरी कमर कस लो, इस प्रकार से तैयार हो जाओ कि एक शब्द भी गलत नहीं करना है। एनसीईआरटी को पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है पूरा का पूरा मसाला अपने दिमाग के अंदर छापना है बच्चा। देखो ध्यान देना, मोनोसोमी की जब जब बात आएगी, देखो मोनोसोमी की जब जब बात आएगी तो आपको 2n-1 पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों याद रखना, इस मोनोसोमी को लेकर के एक डिजीज की बात कर लेता हूं मैं आपके सामने। और मेरे लाडले वो डिजीज कैसी है? टर्नर सिंड्रोम। कैसी सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। और ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसके गुणसूत्र का यदि मैं स्वरूप बनाना चाहूं तो मेरे लाडले उसके सामने आपको लिखना होगा 44+ का अक्ष 0। क्या लिखोगे? 44 प्लस का अक्ष 0। और काम की बात कर लेता हूं, ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है बच्चों, ये महिलाओं में पाए जाने वाली डिजीज है।
किसकी डिजीज है ये? महिलाओं की डिजीज है, महिलाओं का रोग है, महिलाओं का रोग है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। किसका डिजीज है ये? अपने पास में महिलाओं का। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए सर जी। देखो वह एमिनो एसिड, किसकी बात कर रहा है अगला? वह एमिनो एसिड जो क्या काम करता है? सिकिल सेल एनीमिया में प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो सिकिल सेल एनीमिया में प्रतिस्थापित हो जाता है, चेंजेबल हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है? बेटा क्या कहना चाहता है? ए ऑप्शन में वेलिन के लिए ग्लूटामिक एल्फा श्रृंखला में हो जाएगा, ग्लूटेमिक अम्ल के लिए वेलिन बीटा श्रृंखला में चेंज हो जाएगा, वेलिन के लिए ग्लूटेमिक अम्ल बीटा श्रृंखला में हो जाएगा, या फिर ग्लूटेमिक अम्ल के लिए वेलिन अल्फा श्रृंखला में चेंज हो जाएगा? दीजिए करेक्ट आंसर, कौन किसके लिए बदल जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। यहां पर कौन बदलेगा बच्चा? दीजिए करेक्ट आंसर, कौन किसके लिए बदल जाएगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखना, जब मैं सिकिल सेल एनीमिया की बात करूं, देखो ध्यान देना, मैं सिकिल सेल एनीमिया की बात करूं, इसको किसके नाम से जानते हैं? दातर कोशिका अरक्तता के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? दातर कोशिका अरक्तता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं ना? अब काम की बात सुन लो अच्छी तरीके से बच्चों। ये जो दातर कोशिका सिकिल सेल एनीमिया होता है मेरे लाडले, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। बिल्कुल किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल सर जी नहीं भूलेंगे हम इस बात को। किसका एग्जाम्पल है? ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, अर्थात ये किसका एग्जाम्पल है? बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है साहब। ठीक है ना? और यहां पर बच्चों क्या हो जाता है, इस डिजीज के अंदर क्या हो जाता है, यानी ग्लूटेमिक के स्थान पर क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है साहब। यानी ग्लूटेमिक के स्थान पर कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में, से ऑप्शन के अंदर बात जब करूं मैं, तो देखो से ऑप्शन के अंदर जब बात करूंगा तो देखो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। मैं से ऑप्शन के अंदर बात कर रहा हूं कि वेलिन के लिए ये जो ग्लूटामिक होता है उसकी बीटा श्रृंखला में चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? से ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो धमाका कर दिया जाए और आपके सामने एक शानदार सा क्वेश्चन रख दिया जाए बच्चों। क्या कहना चाहता है? टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? तो ये तो आप करेक्ट आंसर देने वाले हैं, क्योंकि कुछ पल हम इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। बच्चा ध्यान देना, मोनोसोमी, बाइसोमी, ट्राइसोमी, पोलियोप्लोइडी। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, पोलीप्लोइडी। इसको क्या लिखेंगे हम? पोलीप्लोइडी के नाम से इसको जानते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने, यहां पर आप किसको लॉक करने वाले हैं? टर्नर सिंड्रोम का नाम आते मुझे पता है कि मेरे सारे के सारे एनर्जी पाउच किसके पास में चले जाएंगे? देखो किसके पास में चले जाएंगे? मोनोसोमी के पास में। और मोनोसोमी को क्या लिख देंगे? 2n-1 लिख देंगे। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ा देता हूं और आपके सामने एक खुराक रख देता हूं बच्चा। इनमें से कौन सा परीक्षण क्रॉस है? ओहो साहब सर जी बहुत शानदार क्वेश्चन। किसकी बात कर रहा है अगला? टेस्ट क्रॉस की बात करना चाह रहा है। किसकी बात करना चाह रहा है? टेस्ट क्रॉस की बात करना चाह रहा है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, ऑप्शन की ओर जाएंगे नहीं। हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और जिस लाडले को टेस्ट क्रॉस आता है तो वो ऑप्शन अपने आप ही करेक्ट कर लेगा। देखो काम की बात, जब F1PD का, देखो क्या है बच्चा, जब F1PD का, देखो ऐसी कंडीशन दिखते ही आप क्या दो चीज सोचोगे, या तो आपके दिमाग में क्या आएगा बच्चों, ये विषम युग्मजी है। कैसा होता है? विषम युग्मजी। और विषम युग्मजी जो होता है उसको कौन सी पीढ़ी के नाम से जानते हैं? F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं, F1PD के नाम से जानते हैं। जब इसका क्रॉस किसके साथ में करवा दिया जाए? समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में करवा दिया जाए, तो इस प्रकार के क्रॉस को किसके नाम से जानते हैं? टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखो इसमें एक अतिरिक्त बात बता देता हूं, मैं जैसे इसके गेमेट बनाऊं तो देखो इस प्रकार के गेमेट बना लेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। तो देखो अपने पास में कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया और यहां पर स्मॉल टी बन गया। लाडले यहां पर जब मैं अनुपात निकालूंगा तो 50% अपने पास में क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, और 50% अपने पास में स्मॉल टी आ गया। अब देखो काम की बात, यहां पर जो अनुपात है यानी टेस्ट क्रॉस के अंदर जीन पर रूप फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें तो वह अपने पास में क्या आ जाता है? 1:1 आ जाता है। तो बच्चों कंडीशन क्या लगाई? ये कंडीशन लगाई मैंने, यानी F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस।
किस ऑप्शन में है? तो सर जी ये तो हमारे पास में किस ऑप्शन में देखने को मिला? स ऑप्शन में देखने को मिला। तो करेक्ट आंसर निकल के आया अपने पास में स ऑप्शन। कर लोगे आराम से? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो काम की बात, देखो क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है बी रक्त समूह वाले को स्थानांतरित किया जा सकता है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बी वाले को दिया जा सकता है। बच्चों थोड़ी सी बात बी मतलब इस पूरे ब्लड ग्रुप के बारे में कर लेते हैं। देखो एबीओ तंत्र की बात करें, किसकी बात करें? एबीओ तंत्र की बात करें तो देखो इस तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक था कार्ल लैंड स्टीनर। बोलो याद रखोगे क्या? सर जी बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर कौन था? कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक था। बोलो समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया साहब। देखो इस वैज्ञानिक के अनुसार आरबीसी के ऊपर, मैं इतना शानदार क्लू देके जा रहा हूं लाडले, ध्यान रखना, आरबीसी के ऊपर एंटीजन की उपस्थिति, देखो एंटीजन की उपस्थिति प्लस का मतलब उपस्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांट दिया था? 4 भागों में। साहब कौन कौन सा था वो? ए था, बी था, ए बी था और ओ था। मैं एक सारणी बना देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ और कभी नहीं भूलो, ठीक है ना बच्चा? तो देखो यहां पर हम इस सारणी में क्या लिखेंगे कि इसके अंदर एंटीजन कौन सा था, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा था? बिल्कुल साहब, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा था? अब काम की बात सुन लो, किसको रुधिर दे सकता है? किसको रुधिर दे सकता है? बिल्कुल भाई साहब, किसको रुधिर दे सकता है और किस से रुधिर ले सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस से रुधिर ले सकता है। ये साहब आपके सामने कुछ ऑप्शंस डाल दिए, सारणी बना ली। तो देखो बात कर लेते हैं बच्चा। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ध्यान देना, बहुत ही शानदार तरीके से इसको सजा देता हूं मैं अपने बच्चों के लिए, लाडलों के लिए सजा दिया मैंने इस प्रकार से। देखो क्या कहना चाहता है ये, हमें ये कहना चाहता है कि ए रुधिर वर्ग के पास में एंटीजन कौन सा होगा? ए, और बच्चों एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। अब देखो किसको रुधिर दे सकता है? तो ए वाला ए को दे सकता है और ए वाला किसको दे सकता है? बी को दे सकता है। साहब एबी को दे सकता है। एबी को क्यों दे सकता है? तो यहां पर आपको रट्टा लगा लेना है, एबी रुधिर वर्ग को सर्वाग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं और ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। बोलो पॉइंट समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया। अब बच्चों किस से ले सकता है? तो ए वाला ए से ले सकता है और ए वाला किस से ले सकता है? ओ से ले सकता है। बिल्कुल सर जी। अब देखो बी की बात, तो एंटीजन तो हो जाएगा इसके अंदर बी और एंटीबॉडी हो जाएगा ए। किसको रुधिर दे सकता है? बी वाला, तो बी को देगा और ए बी को देगा। किससे लेगा साहब? बी और ओ से ले लेगा। चलो ठीक बात। अब बच्चों बात करते हैं ए बी की। तो देखो ए बी के अंदर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन बच्चों एंटीबॉडी नहीं होती है। आई बात समझ में? और ए बी वाला रुधिर वर्ग वाला ए बी वाले को ही दे सकता है और लेगा किससे? ये ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। चलो सर जी ये भी समझ में आ गया। अब और रुधिर वर्ग वाले के पास में एंटीजन नहीं है, लेकिन बच्चों याद रखना यहां पर किसकी बात करते हैं? एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी यहां पर ए भी होगा और बी भी होगा। बच्चों किसको दे सकता है? तो ये तो देखो सबको देगा, ए बी ओ सबको देगा, लेकिन लेगा किससे? ओ से लेगा। अब क्वेश्चन में किसके बारे में बात कर रहा था? अगला बी रुधिर, देखो बी रक्त समूह वालों को, तो बी वालों को तो भाई साहब कौन कौन देगा? बी और ओ वाला ही देगा। किसी ऑप्शन में है क्या? सर जी फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही दिया हुआ है अपने पास में, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। अब देखो कड़ी आपके सामने, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। बच्चों याद रखना देखो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर एक फल मक्खी है साहब। कैसी मक्खी है? फल मक्खी। ठीक है, के लिए कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बात करना है। ठीक है, चलो हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। बच्चा ध्यान देना, इन्हें सरल कृत्रिम माध्यम पर वर्दी कराया जा सकता है। बहुत अच्छा लिखा साहब किसने, जिसने भी लिखा। सेकंड क्या कहता है? एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति का उत्पादन कर सकता है। बहुत अच्छी बात। ये अपना पूरा जीवन काल 7 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बात। अगला कहना चाहता है कि लिंगों का विभेदन स्पष्ट होता है। हाँ, नर व मादा को आराम से पहचाना जा सकता है। नर मक्खी छोटी, मादा मक्खी बड़ी, आराम से पहचाना जा सकता है। तो बच्चों यहां पर गलत कौन सा है?
आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? एक छोटी सी गलती यहां पर है इन चार में से, वो मेरे लाडलों को ढूंढना है और आपको लॉक करना है। कर दीजिए फटाफट, शाबाश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने बच्चे देने वाले? जल्दी धमाका कीजिए। देखो बच्चों, बात कर लेते हैं। याद रखना, वो गलती, छोटी वाली गलती की मैं बात कर रहा हूं ना, वो गलती ये है साहब। इसका देखो देखो, ये अपना जीवन चक्कर 7 सप्ताह में नहीं बच्चा, याद रखना 2 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं। बस ये छोटा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए यहां पर डाला था। यहां पर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन सही है, 2 सही है, 4 सही है, लेकिन 3 नंबर गलत है। तो यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो सीक्वेंस को जारी रखते हैं। मॉर्गन, और वो कौन सा मॉर्गन था? TH मॉर्गन था, ठीक है ना। थॉमस हंट मॉर्गन था, और उसके दल यानी साथियों ने यह पाया कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में से कुछ जीन मजबूती से सहलगन थी, बहुत पास पास थी। एक क्रोमोसोम का, ये आपके सामने डायग्राम बना देते हैं। ये आपके सामने गुणसूत्र की एक भुजा है बच्चों। इसके अंदर जैसे मैंने जीन बताया आपको A, मैंने जीन बताया आपको B, मैंने जीन बताया आपको C। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये जीन आपके सामने मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब लाडले ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे कोई अलग तरीके से। अब देखो यहां पर अपने पास में जीन है एक शानदार सी, दोबारा बनाना पड़ेगा, इस क्रोमोसोम को बना देते हैं और बहुत शानदार तरीके से समझते हैं बच्चों। ध्यान देना, ये अपने पास में क्रोमोसोम था, सिंपल सा। देखो ये अपने पास में क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। ये बनाया क्रोमोसोम। अब देखो इसके जीन देख लो, ये आपके पास में A है और बच्चा ये आपके पास में B है। लेकिन अब देखो थोड़ा सा इसको मैं अलग दिखाने के लिए आपको बता देता हूं कोई बात। देखो यहां पर मैंने बनाया C, और C के पास में बना दिया एकदम पास में D, और D के पास में बना दिया मैंने E, ठीक है ना। अब देखो मॉर्गन की बात में क्या स्पष्ट हुआ। अगला क्या कहना चाहता है कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में से कुछ जीन, जैसे देखो मैंने यहां पर बच्चा 5 जीन बनाई है। कितनी बनाई है? 5। और 5 में से मैंने C, D, E को एकदम पास में रख दिया। और ये क्या कहना चाहता है कि मजबूती से सहलगन है। तो ये किसको दर्शाएंगी? अत्यधिक कम पुनर्योजी को, अत्यधिक मात्रा में पुनर्योजी को। पुनर्योजी नहीं होगा, 100% पैतृक संयोग हो जाएगा, माता पिता के संयोग हो जाएंगे। आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? बच्चों याद रखना, बहुत ही शानदार यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जीन जितनी पास में होंगी, सहलगनता उतनी ज्यादा होती जाएगी और पुनर्योजन का मान घटता जाएगा। तो यहां पर अपने पास में क्या होगा? अत्यधिक कम पुनर्योजी होंगे। यानी आपको कौन से ऑप्शन को लॉक कर देना है? 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर देना है। और एक बात याद रखना, जब मैं लिंकेज की बात करना चाहूं तो इसके लिए मैं सहलगनता का एक फॉर्मूला आपके सामने लिख करके चला जाता हूं। सहलगनता व्युत्क्रमानुपाती होती है जिनों के बीच की दूरी के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? जिनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि जिनों के बीच में दूरी बढ़ेगी, सहलगनता का मान घटेगा। जिनों के बीच की दूरी कम होगी, सहलगनता का मान बढ़ेगा और पुनर्योजन का मान कम होगा। आप ये भी कह सकते हो पुनर्योजन और सहलगनता भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण प्रयोगों के लिए थी? देखो मेंडल ने कब प्रयोग किया? 40 और 50 के बीच में, 57-69 के बीच में, 70-77 के बीच में, 56 और 63 के बीच में। बस एकदम सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर देके जा रहा हूं। 18 देखो याद रखना, 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को, और आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना है, ऑस्ट्रिया को याद रखना। देखो बच्चों याद रखना, यानी 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, ऑस्ट्रिया के कौन सा शहर था बच्चों? ब्रुन शहर। और याद रखना ब्रुन शहर के मोराविया, इसके गांव का नाम लिख देता हूं मैं, मोराविया सिलसिया ग्राम में हुआ था। यानी इसका जन्म कहां पर हुआ था मेंडल का? मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल की उपाधि भी दी गई थी, ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं, यानी ग्राम में हुआ। देखो ध्यान से देखना, जो चेकोस्लोवाकिया प्रांत में है और वर्तमान में जिसको किसके नाम से जानते हैं? हेंजनडोर्फ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेंजनडोर्फ के नाम से जानते हैं। 22 में तो जन्मा था ये। आगे बात समझ में, 42-43 के अंदर ये दर्शन शास्त्र के
और गणित के अंदर स्टडी करता है, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करता है। उसके बाद में मेंडल जो है वो 56 से लेकर के 63 के बीच में पादप के ऊपर संकर संकरण प्रयोग करता है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब कड़ी देखो, जीनों के बीच की दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों यानी जीन पेयर के बीच पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? देखो, टीएच मॉर्गन था, ग्रेगर जॉन मेंडल था, अल्फ्रेड देखो अल्फ्रेड का पूरा नाम है स्ट्रैटिवेंट, देखो स्ट्रैटिवेंट था ये, ठीक है। और 4 नंबर ऑप्शन में सट्टन बोवेरी था। दीजिए करेक्ट आंसर। यहां आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? बिल्कुल सर जी, हम किसके पास में जाने वाले हैं? 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। वो वैज्ञानिक कौन था? अल्फ्रेड स्ट्रैटिवेंट नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने इस प्रकार की क्रिया को दर्शाने के लिए यानी गुणसूत्र पर जीन जोड़ों के बीच में पुनर्योजन की फ्रीक्वेंसी को दर्शाने के लिए मानचित्र जारी कर दिया था। क्या जारी कर दिया था? मानचित्र जारी कर दिया था, जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन मैप की संरचना प्रतिपादित की थी। अब काम की बात सुनो, एक वर्णांध है भाई, ध्यान देना बच्चों, एक वर्णांध पुरुष है भाई, ठीक है ना। एक ऐसा पुरुष है जो वर्णांध है, एक ऐसी महिला से स्त्री से विवाह करता है जिसकी सामान्य दृष्टि है, ठीक है ना। और कैसा है वो महिला? कैसी है? समयुग्मजी। तो उसके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? बेटा मैंने आपको 4 प्रकार के केस पढ़ा रखे, तो देखो यहां पर हम इस केस की बात करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं वर्णांध पुरुष। क्या लिख देता हूं यहां पर? मैं वर्णांध पुरुष लिख देता हूं। और इस पुरुष का विवाह हमें करना है सामान्य महिला के साथ में। किसके साथ में करना है? सामान्य महिला के साथ में, बिल्कुल साहब। अब देखो काम की बात, जब लाडले वर्णांध पुरुष की बात करेंगे तो इसका जो गुणसूत्र का जो स्वरूप बनेगा वो बनेगा XCY। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और सामान्य महिला में क्या बन जाएगा? XX। अब बेटा गेमेट बना लो इसके, तो देखो एक गेमेट अपने पास में XCY बनेगा और एक गेमेट अपने पास में X और X बनेगा। जब बच्चा पहले का क्रॉस पहले के साथ में, पहले का क्रॉस दूसरे के साथ में, दूसरे का क्रॉस पहले के साथ में, दूसरे का क्रॉस दूसरे के साथ में करवा दिया जाएगा तो कैसा फ्रेम शिफ्ट आ जाएगा? देखो कैसा गुणसूत्र का निरूपण आ जाएगा? XCX आ जाएगा। ध्यान देना, बहुत अच्छा लिख करके यहां पर बस समझा रहा हूं। XCX होगा, फिर से देखो XCX हो जाएगा, XY होगा, XY होगा। ये 4 संततियां प्राप्त होंगी। तो बच्चों देखो ध्यान देना, ये जो यहां पर जो रिजल्ट आएगा यहां पर अपने पास में, यहां पर अपने पास में क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 50% जो पुत्री है वो कैसी है? वाहक। सॉरी ध्यान देना, 50 नहीं, 50 तो ये 50 ही हो गया ना, 100%। कैसी? 100%। इस बात को थोड़ा खोपड़ी में फिट कर लेना। और बच्चों जो पुत्र हैं वो 100% पुत्र कैसे हैं? सामान्य। लेकिन हमें क्या पूछा अगले ने कि उसके वर्णांध होने की संभावना क्या है? साहब यहां पर शून्य है, यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में ऐड कर लेना इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखो, कितने बच्चे करेक्ट आंसर देने वाले हैं। लाडले ध्यान देना, किसी अप्रभावी जनक का इसके संकर के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? किसी अप्रभावी जनक और इसके संकरण के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? तो अगला ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। देखो F1PD का हमें किसके पास में क्रॉस करवाने की बात कर रहा है? अप्रभावी जनक के साथ में। और बच्चों इस प्रकार का क्रॉस हम किसके पास में पढ़ करके गए हैं? टेस्ट क्रॉस के पास में, यानी परीक्षण संकरण यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक संकर परीक्षणार्थ संकरण का जीन पर रूप और लक्षण पर रूप अनुपात क्या होगा? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर तो आप बिना समय लिए देंगे, और जो नहीं इसका करेक्ट आंसर देगा उसकी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम इसके बारे में व्याख्या कर चुके हैं। 1:1, 1:2, 3:1, 1:2:1 होगा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल देंगे ताकि मेरी एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा काम करे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं। बोलो क्या करेक्ट आंसर दोगे यहां पर? बिल्कुल सर जी, देखो यहां पर अपने पास में कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां पर स्मॉल टी आ गया। लाडले गेमेट मैंने ये आपके सामने ये 2 बना दिए और यहां पर अपने पास में ये बन गया। जब मैं इसका क्रॉस करवा दूंगा ऐसे तो अपने पास में कैपिटल टी, स्मॉल टी आ जाएगा, यानी रेशियो मेरे पास में 1:1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है जी। अब कड़ी को आगे बढ़ा लो। क्या कहता है कि मॉर्गन के प्रयोग में ड्रोसोफिला में ध्यान देना, शरीर के रंग तथा आंखों के रंग की स्थिति में रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। अगला किसकी बात कर रहा है? रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, पुनर्योजन की बात कर रहा है। और किसकी? उसके भी परसेंटेज की बात कर रहा है। क्या होगा साहब? क्या होगा साहब? 30 देखो 37.2, 1.3, 98.7 और 37.2। जब आप टीएच मॉर्गन ड्रोसोफिला वाली सारणी देखोगे ना बच्चा, यहाँ पर मतलब फर्स्ट क्रॉस और सेकंड क्रॉस दिया हुआ है, वहां पर देखोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे किसके पास में पहुंचेंगे? 2 नंबर ऑप्शन के पास में पहुंचेंगे, यानी 1.3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो एक धमाका कर देता हूं आपके सामने। टू ब्रीडिंग लाइन क्या है? ये वही बच्चा बता पाएगा जो आराम से एनसीईआरटी में कहीं न कहीं पढ़ चुका होगा। कोष्टक में साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 पर चर्चा करो। चलो क्या कहता है? जो कि सतत पर परागण द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि सतत स्वपरागण द्वारा उत्पन्न होती है, कायिक प्रवर्धन द्वारा या फिर पादप संवर्धन द्वारा, विभज्योतकी उत्पन्न द्वारा होती है, विभज्योतक द्वारा या विभज्योतकी उत्तक द्वारा उत्पन्न होती है। टू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? तो बच्चों जब मेंडल प्रयोग करता है तो बताता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो समान जनकों के लक्षण होते हैं वो यथावत जाने का प्रयास करते हैं, जो टू ब्रीडिंग लाइन के नाम से जानते हैं, मतलब जो सतत स्वपरागण द्वारा उत्पन्न होती है। देखो स्वपरागण जब जब होगा ना तो जनकों के लक्षण यथावत जाने का प्रयास करेंगे। यहां पर अपने पास में सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो एक धमाका आपके सामने, और इस स्टेटमेंट के कितने जो हैं बच्चे वो उसका करेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाला है जो वर्तमान ब्लूप्रिंट का इनोवेशन है। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी एग्जाम होती हैं जहां पर बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन हम धीरे धीरे स्टेटमेंट वाले करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। एक का एक यदि मैं ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डालता हूं तो आपको टफ लगने के कारण आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और आपको ये मैटर जो है वो बोरिंग लगेगा, जो कि गलत साबित हो जाएगा। एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन हम बीच में डालते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप कथन वाले क्वेश्चन भी ठीक कर पाएंगे। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है? दातर कोशिका रक्ता और हिमोफीलिया एलिंग गुणसूत्र प्रभावी लक्षण है। चलो साहब सुन लिया। सेकंड कहता है कि दातर कोशिका रक्ता और हिमोफीलिया रक्त के विकार हैं। ये आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चा। अब क्या कहना चाहता है कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। आपको क्या कह रहा है कि 1 नंबर ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। यदि आपने हिमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ लिया तो बच्चों आप यहां पर बिल्कुल राइट ऑप्शन के पास में पहुंचने वाले हैं। क्या मैं यहां पर किसको लॉक करूं? देखो हमें ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्या बता रहा है? दातर कोशिका अरक्ता और हिमोफीलिया एलिंग गुणसूत्र प्रभावी विकार है। ये देखो यहां पर इन्होंने गलत लाइन डाल दी बच्चों, जबकि हम जानते ये दोनों तो कैसे हैं भाई साहब? लिंग गुणसूत्र प्रभावी विकार हैं। मैंने आपको बताया था ना, देखो क्या बताया था मैंने यहां पर इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, अच्छी तरीके से बताया था ना कि इसकी जो जीन होती है वो कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है? अक्ष गुणसूत्र पर पाई जाती है। यानी ये क्या होता है? अक्ष लिंग गुणसूत्र के कारण से होने वाली विकार है। तो बिल्कुल देखो पहला स्टेटमेंट तो साहब यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों ही रक्त के विकार हैं। बिल्कुल दोनों ही रक्त के विकार हैं, एक एनीमिया हो जाता है और एक अपने पास में ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन राइट हो गया साहब। यानी स्टेटमेंट जो पहला है वो तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मटर के पौधों के अलावा पौधों में कभी कभी F1PD में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता और इनके बीच सा लगता है। इसका क्या कारण है? इसका तो धमाका करना है आपको, इसकी तो खोपड़ी तोड़ देने वाला काम करना है बच्चों। पूर्ण प्रभाविता होगा, अपूर्ण प्रभाविता, सह-प्रभाविता, पूरक जीन अनोन्य क्रिया, पूरक जीन अनोन्य क्रिया। ये ऑप्शन आपके सामने।
यहां पर देखो एक बार वापिस पढ़ सकते हो क्वेश्चन को कि मटर के पौधे के अलावा अन्य पौधों के अंदर F1PD के अंदर किसी भी जनक का लक्षण नहीं आता, कोई तीसरा लक्षण आ जाता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सर जी हमें तो पता चल गया, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये अपूर्ण प्रभाविता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। जब मैं क्या काम करूं, देखो मैं स्वान पुष्प को लेकर के मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, शानदार सा दमदार सा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले देता हूं आपके लिए। बहुत शानदार तरीके का एग्जाम्पल है जो बहुत कुछ कहना चाहता है हमें। देखो क्या कहना चाहता है, जब मैं किसका एग्जाम्पल सेट कर दूं, स्वान पुष्प का एग्जाम्पल सेट कर दूं, और बेटा इसके लाल पुष्प का क्रॉस में यदि सफेद पुष्प के साथ में करवा दूं, किसके साथ में करवा दूं? सफेद पुष्प के साथ में करवा दूं। करवाओ साहब। देखो कैपिटल आर का क्रॉस मैंने करवा दिया स्मॉल आर के साथ में। जब मैं गेमेट बनाऊंगा तो यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर क्रॉस करवाया मैंने, तो बच्चा यहां पर अपने पास में F1PD आ गई। कौन सी पीडी आ गई? F1PD। अब देखो ये लाल पुष्प को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सफेद को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू होता तो F1PD में प्राप्त संतति लाल पुष्प वाली होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो यह पता चला इसका रंग कैसा निकल के आ गया? गुलाबी रंग आ गया साहब। कैसा रंग आ गया? गुलाबी। देखो क्या कह रहा है, किसी भी जनक से नहीं मिलता और इनके बीच का सा आ जाता है, या तो दोनों के बीच का आएगा या फिर कोई तीसरा ही लक्षण यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो गुलाबी रंग का आना किसको रिप्रेजेंट कर देता है? अपूर्ण प्रभाविता को रिप्रेजेंट कर देता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा एग्जाम्पल है? चलो भाई, मिट्टी मटर। और मिट्टी मटर का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम की यदि बात करें तो देखो इसका वानस्पतिक नाम हो जाता है लेथाइरस ओडोरेट्स। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेट्स हो जाता है। मवेशी का लें, स्पेन ड्रैगन का लें, या गेहूं में कर्नेल का रंग लें, कौन सा एग्जाम्पल होगा? अपूर्ण प्रभाविता। थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं बच्चों। देखो एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। किसकी बात करेगा अगला? देखो आप यहां पर किस किस की बात कर सकते हैं? स्पेन ड्रैगन की बात कर सकते हैं आप बच्चों। यहां पर एंटी राइनम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहां पर? एंटी राइनम। बच्चों यहां पर आप स्वान पुष्प लिख सकते हो। वो साहब इतने सारे साहब। यहां पर आप मिराबिलिस जलापा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मिराबिलिस जलापा। ये लिख दिया साहब, मिराबिलिस जलापा। ठीक है ना? ठीक है ना? यहां पर आप क्या लिख सकते हो? फोर ओ क्लोक प्लांट भी लिख सकते हो। ये वे एग्जाम्पल मैंने डाल दिए जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कोई एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यदि वही अपने पास में यहां पर क्या होगा? मॉर्गन। यदि पीले शरीर व सफेद आंख वाले ड्रोसोफिला को भूरे विल्ड का मतलब, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वन्य शरीर व लाल आंखों वाले ड्रोसोफिला से क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में पुनर्योजित संततियों की प्रतिशतता क्या होगी? क्या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है? किसकी बात कर गया? देखो पीले शरीर व सफेद आंखों वाली ड्रोसोफिला के भूरे शरीर व लाल के साथ में क्रॉस करवाएगा तो पुनर्संयोजन का प्रभाव 0% होगा। यहां पर 4 नंबर ऑप्शन धमाका कर जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखो आज के इस बेहतरीन सेशन का हम लास्ट के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हैकिंग द्वारा खोजी गई थी? हैकिंग द्वारा खोजी गई थी। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी नहीं देने वाले की पिटाई हो जाएगी, क्योंकि आज के बेहतरीन सेशन के अंदर मैं ये लिख करके बता चुका हूं कि इसका क्या करेक्ट आंसर। देखो वाई बॉडी, बार बॉडी, एक्स बॉडी, न्यू बॉडी। बताओ किसके साथ में जाने वाले? हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने कौन से की खोज की थी इनमें से? सर जी हमें पूरा ध्यान है। हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने किसकी बात करते हैं? हैकिंग ने क्या काम किया था और किस में काम किया था? कीटों में अक्सकाय की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अक्सकाय की खोज की थी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। देखो किसकी खोज की थी इन्होंने? अक्स बॉडी की खोज की थी साहब। किसकी खोज की थी? अक्स बॉडी की। तो यहां पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, क्या था अपना चैप्टर नंबर 4? ध्यान है ना सभी को? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट आपके सामने रखा गया, जो एग्जाम की दृष्टि से, कौन से एग्जाम की दृष्टि से? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक खुराक रहा, एक रामबाण साबित रहा। इसी प्रकार से
अगले सेशन के अंदर एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड आपको देखने को मिलेगा। टोटल चैप्टर का पोस्टमार्टम आपके सामने कर दिया जाएगा। आपको एक गिलास पानी लेना है, घोल करके सारे के सारे क्वेश्चन पी जाना है, एग्जाम में धमाका करेंगे, बिल्कुल कैप्सूल का खुराक का काम करने वाले। तो देर किस बात की, राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करना नहीं भूलें। अपने संगी साथी सारे दोस्तों को यहाँ पर अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि हर को बराबर लाभ मिल सके। बच्चों, कंपटीशन से जुड़े हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में अपने चैनल का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट समय में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त करने चाहते हैं। यहाँ पर तो एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है। हम तो थर्मस में डाल करके घोल करके ला रहे हैं, सीधा सीधा फिल्टर करके आपको आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि बच्चों को कम समय में बड़ी उपलब्धि मिल सके। तो देर किस बात की, लगातार जुड़ना नहीं भूलें। जो इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है ना? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।